देखिए स्टार्ट करें एक जेनेटिक्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, किस क्या क्या एविडेंस उससे रिलेटेड है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में जो जो वेरिएशन आएंगे वही वेरिएशन हमें देखनी है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करें प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। प्लियोट्रॉपिक को डिफाइन करेंगे व्हेन सिंगल जीन और वन जीन कंट्रोल सेवरल फिनोटाइप और कैरेक्टर, तो उसको क्या कहेंगे प्लियोट्रॉपिक। मीन सिंगल जीन अगर आपको सेवरल फिनोटाइप और कैरेक्टर परफॉर्म करता है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे प्लियोट्रॉपिक। तो प्लियोट्रॉपिक को डिफाइन करेंगे व्हेन सिंगल जीन shows different phenotypic character, different phenotype or character, it is called pleiotropic। तो प्लियोट्रॉपिक को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर सिंगल जीन मोर देन वन फिनोटिपिक कैरेक्टर इंडिकेट कर रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे प्लियोट्रॉपिक। अब पूछा जाएगा प्लियोट्रॉपिक के कौन कौन से एग्जाम्पल अपने सिलेबस में, तो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी कैटेगरी में आएंगे प्लियोट्रॉपिक। तो हम यहाँ 3 एग्जाम्पल डील करेंगे, एक स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस और सीड की शेप, दूसरा फिनाइल कीटोन्यूरिया और थर्ड सिकल सेल एनीमिया। तो फर्स्ट प्लियोट्रॉपिक के एग्जाम्पल कौन होंगे, स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस एंड सीड की शेप। सेकेंड एग्जाम्पल आपको इंडिकेट करना है फिनाइल कीटोन्यूरिया। एंड थर्ड एग्जाम्पल इंडिकेट करना है सिकल सेल एनीमिया। अभी तक हम लोग ने क्या देखा, प्लियोट्रॉपिक कैसी कंडीशन है जब सिंगल जीन सेवरल फिनोटाइप और कैरेक्टर परफॉर्म करे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्लियोट्रॉपिक। अब प्लियोट्रॉपिक में 3 एग्जांपल हमें डील करनी है। वन इज स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एंड सीड शेप, सेकेंड डील करना है फिनाइल कीटोन्यूरिया और थर्ड डील करना है सिकल सेल एनीमिया। अब चलिए एक एक करके सारे को देखें। पहला है सीड की शेप एंड स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एंड सीड शेप। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एंड सीड शेप। अब इस कंडीशन में देखिए क्या क्या आपको जेनेटिकल एविडेंस देखना है। सपोज कीजिए केस फर्स्ट और यहाँ देखें केस सेकंड। केस फर्स्ट में आपने जीनोटाइप ली, पेरेंट की जीनोटाइप लीजिए कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल बी। तो क्या कंडीशन आएंगे, जब जीनोटाइप होगी कैपिटल बी तो स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस क्या होगी मोर, तो यहाँ क्या बनेंगे लॉन्ग साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। यहाँ स्टार्च ग्रेन क्या होगी लॉन्ग साइज की, ड्यू टू एक्सेस सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। यहाँ क्या होंगे स्मॉल बी जीनोटाइप में स्टार्च ग्रेन कैसे होंगे शॉर्ट साइज, ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ स्टार्च।
अब यहां से आइए कैपिटल बी और यहां से आएंगे स्मॉल बी, तो क्या बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। F1 जनरेशन कैसे बनेंगे, F1 जनरेशन हमें बनेगा इंटरमीडिएट साइज की स्टार्च ग्रेन। तो F1 जनरेशन कैसा दिया, इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है कि जब हम इस कंडीशन को देख रहे हैं तो यहाँ दोनों पेरेंट में एक लॉन्ग साइज का स्टार्च ग्रेन है, एक शॉर्ट साइज का, बट F1 हमारा किससे रिजेंबल्स कर रहा है, इंटरमीडिएट। मतलब यहाँ हमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिला। इसका मतलब ये किसको ऑबे कर रहा है, यहाँ ऑबे कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। किसको ऑबे कर रहा है, ऑबे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब आप रेड और व्हाइट को मिलके क्रॉस कराते हैं, इन केस ऑफ मिराबिलस जलापा और स्नैपड्रैगन प्लांट, तो क्या देखते हैं, इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिलता है F1 जनरेशन में, मतलब पिंक मिलते हैं। तो कुछ इसी तरह का कंडीशन यहाँ आया, लॉन्ग साइज के स्टार्च ग्रेन और शॉर्ट साइज के स्टार्च ग्रेन की क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन कैसा मिला, इंटरमीडिएट साइज का। तो यहाँ ये किसको ऑबे कर रहा है, ऑबे कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। उसी तरह केस सेकंड में हमें देखना है सीड की शेप की रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सीड की शेप बना रहा है तो कैपिटल बी आपने देखा था राउंड आपको जो है यहाँ पर लॉन्ग साइज की स्टार्च ग्रेन बना रहा है, बट सीड की शेप कैसा देगा, राउंड आफ्टर मैचुरेशन। तो कैपिटल बी से कौन सी सीड की शेप होगी आफ्टर मैचुरेशन, राउंड। स्मॉल बी भले ही शॉर्ट साइज का स्टार्च गेन बना रहा है, बट आफ्टर मैचुरेशन कौन सी शेप देगा, रिंकल। अब यहां से कैपिटल बी लेंगे, यहां से स्मॉल बी, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो F1 जनरेशन में क्या मिलेंगे, भले ही इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च गेन बना रहा है, बट ये भी आपको आफ्टर मैचुरेशन कौन सा शेप देगा, राउंड। तो हम देख रहे हैं जब राउंड और रिंकल की जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो F1 जनरेशन यहाँ क्या मिल रहा है, राउंड। तो यहाँ सीड की शेप के रिस्पेक्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, ऑबे कर रहा है किसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो यही कैपिटल बी जब स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस की बात हो रही थी तो ये लॉन्ग साइज का स्टार्च ग्रेन बना रहा था, स्मॉल बी शॉर्ट साइज के स्टार्च ग्रेन बना रहे थे, और कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा बना रहा था, इंटरमीडिएट। तो इस कंडीशन में स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के एस्पेक्ट्स में ये क्या कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अवे कर रहा है, बट यहाँ ये किसको अवे कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो प्लियोट्रॉपिक है, क्योंकि एक कंडीशन में जहां ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अवे कर रहा है, जबकि दूसरे कंडीशन में सीड की शेप के लिए यही जीन जो है वो क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को अवे कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक। तो पहला एग्जांपल प्लियोट्रॉपिक की क्लियर। चलिए अब सेकंड देखें। सेकंड है फेनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसको समझिए, फेनाइल कीटोन्यूरिया, ये आपको जेनेटिक डिसऑर्डर कहाँ मिलेंगे, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में ये डिसऑर्डर मिलेगा अंडर कैटेगरी ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसके बारे में कुछ एविडेंस देखें। ये आपके पास कौन सी डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसको इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको दूसरी लाइन इसके लिए क्या याद रखना है, ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तीसरी बात क्या याद रखना है, इसमें क्या चेंज आते हैं। तो आपके पास एक एरोमेटिक एमिनो एसिड आप जानते हैं फेनाइलानीन, फेनाइलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक लीवर के एंजाइम की जरूरत होती है, और उस लीवर के एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, क्या है, फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज। फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज। तो मान लीजिए किसी पर्सन के पास ये एंजाइम है, तो वो फेनाइलानीन को किस में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, टायरोसिन में। तो सपोज कीजिए किसी के पास ये लीवर की एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम एब्सेंट है। तो म्यूटेशन के कारण अगर किसी के पास ये एंजाइम नहीं है, तो ये एंजाइम अगर एब्सेंट हो तो क्या होगा, फेनाइलानीन एक अदर मेटाबॉलिज्म फॉलो करेगा।
क्या फॉलो करेगा? अदर मेटाबॉलिज्म। एंड अदर मेटाबॉलिज्म फॉलो करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेनाइल पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फेनाइल पायरुविक एसिड में। और ये फेनाइल पायरुविक एसिड जहां जहां जाएंगे वहां वहां अलग अलग चेंज लाएंगे। जैसे ये अगर ज्वाइंट्स तक पहुंच गया तो ज्वाइंट्स में डिपॉजिट्स हो जाएगा, तो क्या लाएगा? अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस कब होगी? जब फेनाइल पायरुविक एसिड डिपॉजिट्स हो जाएंगे कहाँ? ज्वाइंट्स में। दूसरा, अगर ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया तो इससे क्या आएगी? फेनाइल पायरुविक आइडेसी। कौन सा कंडीशन आएगा? फेनाइल पायरुविक आइडेसी। मतलब आईक्यू हो जाएगी लो, लो आईक्यू। तो फेनाइल पायरुविक आइडेसी कंडीशन कब आ रहा है? जब आपको सीएनएस तक पहुंच जा रहा है कौन? फेनाइल पायरुविक एसिड। दूसरा इसका क्या है? पुअर रीएब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए डिस्चार्ज होगा यूरिन के साथ। तो यूरिया लगा है मतलब यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो पूछा जाएगा पुअर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू किडनी, या पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, डिस्चार्ज विथ यूरिन। फिर इसमें क्या आता है? रिडक्शन इन हेयर्स। बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। रिडक्शन इन हेयर जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो है यहाँ पर आपने फिनाइल कीटोन्यूरिया से रिलेटेड याद रखना है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें को हम किस सब कैटेगरी में रखते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पूछा जाएगा इसको हम किस कैटेगरी में और रखते हैं? इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मतलब यहाँ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ पर्सन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब। क्या याद रखना है? फेनाइलानीन यूजुअली लिवर की एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होती है? टायरोसिन में। और उस एंजाइम का नाम भी आपको याद रखना है, फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज। बट ये एंजाइम जो है आपको कब होगा? नॉर्मल पर्सन में होंगे तो वो नॉर्मल फेनाइलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर पाएगा। बट ड्यू टू म्यूटेशन अगर किसी के पास ये एंजाइम नहीं है, कौन सा? फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज, तो वहां फेनाइलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बट अदर मेटाबॉलिज्म फॉलो करके किस में कन्वर्ट होता है? फेनाइल पायरुविक एसिड में। और ये फेनाइल पायरुविक एसिड जहां जहां जाएगी वहां वहां अलग अलग सिम्टम्स लाएंगे। अगर ये ज्वाइंट्स में डिपॉजिट्स हो जा रहा है तो अर्थराइटिस या जिसे गेठिया कहते हैं वो लाएगा। अगर ये हमारी सीएनएस तक पहुंच रहा है तो आईक्यू लो लाएगा। लो आईक्यू वाली पर्सन से रिलेटेड फैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? फेनाइल पायरुविक आइडेसी। और पूछा जाएगा इसकी पुअर रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण ये क्या करेगा? डिस्चार्ज होगा किससे? यूरिन से। तो जहां भी यूरिया वर्ड लगा हो, जैसे ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया, आगे एल्केप्टोन्यूरिया पढ़ते हैं, तो जहां भी यूरिया लगा है मतलब यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ये डिस्चार्ज होगा यूरिन के साथ, इसलिए यूरिया लगा है। और पूछेगा रिडक्शन इन हेयर या हेयर लॉस रिजल्ट करता है कौन? आपको जो है फेनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर जो है हमें प्लियोट्रॉपिक के अंदर भी, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर अभी हमने बताया किस कैटेगरी में आएगा आपको? प्लियोट्रॉपिक में। तो हम यहाँ दो जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्क्राइब कर रहे हैं समरी में। वन इज फेनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरा सिकल सेल एनीमिया। और एक स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस और सीड की सेप। वन और डिसऑर्डर देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सर्टेन चेंज आते हैं जिसे हम म्यूटेशन में भी डील करते हैं। देखिए ऐसे, मान लीजिए अपना ये डीएनए है और डीएनए में एक चेंज है। डीएनए में क्या चेंज है कि सीटीसी, साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन में थाइमिन को रिप्लेस करते हैं किससे? एडेनिन से। तो यहाँ थाइमिन एडेनिन से रिप्लेस हुआ, तो थाइमिन को पायरिमिडीन बेस कहते हैं, एडेनिन आपका प्यूरिन बेस है। तो थाइमिन की जगह एडेनिन आया, मतलब ये म्यूटेशन कौन सी म्यूटेशन होगी? ट्रांसवर्जन। कौन सा म्यूटेशन होगा? ट्रांसवर्जन, मतलब नेचर ऑफ द बेस चेंज हो गया। अब यहाँ पर CAC आ गया, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA बदलेगी वो भी बदल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? mRNA की नेचर बदल जाएगी। mRNA यहाँ पर क्या आपको जो है कोड करेंगे, तो आपको यहाँ पर आएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम में, इस तरह की कंडीशन आएगी। mRNA की सीक्वेंस कैसी होगी?
इस तरह का। आप जानते हैं सी की कंप्लीमेंटेशन होती है जी से, टी ए से और सी जी से। मतलब यहाँ एमआरएनए में कैसी रीडिंग आएगी, कोडॉन की जीएजी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एमआरएनए की रीडिंग बदल जाएगी। एमआरएनए की रीडिंग अब कैसे हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन के बाद, यहाँ सी की कंप्लीमेंटेशन होती है किससे, जी से, ए की कंप्लीमेंटेशन यू से एंड सी की कंप्लीमेंटेशन जी से। तो एमआरएनए में भी चेंज आ गया, एमआरएनए में जीएजी की जगह क्या आ गया, जीयूजी। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी चेंज आएगा, मतलब ट्रांसलेशन में भी चेंज आएगा। प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में क्या होगा, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन में, ये एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन चेंज हो जाएगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी 6th पोजीशन में, तो बीटा चेन हेमोग्लोबिन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6th पोजीशन पे जहां आपको जीएजी ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, तो यहाँ जीयूजी किसको कोड करेगा, वैलिन। तो पूछा जाएगा सिकल सेल एनीमिया में क्या होते हैं, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन से सीटीसी आपको चेंज हो जाता है किसमें, सीएससी में। तो उससे एमआरएनए और प्रोटीन दोनों चेंज हो जाएंगे और इस म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। और ये डिसऑर्डर कौन सी डिसऑर्डर कहलाएगी, सिकल सेल एनीमिया। कौन सा डिसऑर्डर कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया। इसको कॉमनली एससीए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब पूछा जाएगा इसमें क्या कंडीशन आ जाएगा, तो नॉर्मल आपको 2 अल्फा और 2 बीटा थे, तो नॉर्मल आरबीसी कैसी थी, बाइकनकेव। कैसी थी, बाइकनकेव। बट म्यूटेशन के कारण आरबीसी कैसा हो जाएगा, सिक्कल शेप का। तो यहाँ पर 2 अल्फा और 1 बीटा का कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। यहाँ कैसा था, 2 अल्फा 2 बीटा, तो 2 अल्फा 2 बीटा हुआ, तो आपको क्या हो गया, नॉर्मल आपको जो है आरबीसी बनी। बट 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड के नॉन फंक्शनल होने से आरबीसी कैसा हो गया, सिक्कल शेप का। तो सिक्कल शेप आरबीसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। अब ये सिक्कल सेल की जो है वो क्या होगी, एक तो ऑक्सीजन भी कम कैरी करेगा और ब्लड वेसल्स में भी इजिली पास आउट नहीं हो जाएगा और ब्लॉकेज रिजल्ट करेगा। तो इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया। इसमें कुछ इस तरह की भी जीनोटाइप एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आपको एच बी ए हो, ऐसे पर्सन होंगे नॉर्मल हेमोग्लोबिन वाले। दूसरा आएगा एच बी ए और एच बी एस हो, तो ये हो जाएंगे आपको ट्रांस एनेमिक। ट्रांस एनेमिक क्या बताएगा, कैरियर को, मतलब ये आगे मैरिज करेंगे तो डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अगर एच बी एस हो तो सिकल सेल एनेमिक होगी। तो आपसे पूछेगा, मान लीजिए 2 ट्रांस एनेमिक की मैरिज हो गए, मेल भी आपका क्या है, एच बी एच बी एस है, ट्रांस एनेमिक है, और फीमेल भी एच बी एस है, तो डिजीज होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए इस तरह का कंडीशन आएगा, पन्नेट स्क्वायर बना ले, तो यहाँ से जीनोटाइप क्या बनेगा, एच बी एस। यहाँ से क्या बनेगा, एच बी एस। तो यहाँ क्या आएगा, एच बी ए, मतलब ये पर्सन कैसे होंगे, नॉर्मल हेमोग्लोबिन वाले। यहाँ आ गया एच बी एस और एच बी ए की कॉम्बिनेशन, तो ये कैसे होंगे, ट्रांस एनेमिक, मतलब कैरियर होंगे। यहाँ भी क्या आएगा, एच बी एस, मतलब ये भी ट्रांस एनेमिक। और ये आएगा एच बी एस, मतलब यहाँ सिकल सेल एनेमिक होगी। तो पूछा जाएगा, और आपको जो है जब हम 2 ट्रांस एनेमिक की मैरिज करते हैं तो कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी होगी सिकल सेल एनीमिया होने की, तो 25%। तो ऐसे क्वेश्चन भी जेनेटिक डिसऑर्डर में पूछे जाते हैं। तो हमने एक छोटी सी सब टॉपिक जिसका नाम था प्लियोट्रॉपिक, उससे रिलेटेड सभी फैक्ट्स देख लिया। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो है छोटे छोटे टॉपिक करके हम लोग देखते रहेंगे। ओके बच्चों।